बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद सैद रेहान और स्टडी विद उसैद हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर हमने कुछ एमसीक्यूज बायो एनर्जेटिक्स के रिलेटेड अपलोड किए थे। आज मैं आपसे उसकी डिस्कशन करूंगा और साथ उसकी की भी शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था ईस्ट ऑन फर्मेंटेशन गिव्स या यीस्ट ऑन फर्मेंटेशन गिव्स। तो यीस्ट की जो फर्मेंटेशन है वो बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में लिखा हुआ है कि यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देती है। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन देगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया भी देती हैं। और जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जो हमारे मसल्स और इसके अलावा कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देते हैं। तो इसमें ऑप्शन थी नंबर 1 लैक्टिक एसिड। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यीस्ट के साथ ताल्लुक ही नहीं, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देती है। नंबर 2 इथेनॉल, ये करेक्ट है, मगर हम आगे भी ऑप्शन पढ़ेंगे। जब तक हम 4 के 4 ऑप्शंस पढ़ नहीं लेते हमें आइडिया नहीं हो सकता व्हिच वन इज करेक्ट। नंबर 2 इज इथेनॉल, नंबर 3 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डेल्टा इज बोथ बी एंड सी। अगर आप वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इथेनॉल भी बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, बोथ बी एंड सी। नंबर 2 हु ऑब्टेन्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों पीटीबी की बुक के अंदर ना जहां पे एक्शन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है उसने उसके साथ छोटा सा एक येलो बॉक्स है, उसके अंदर उसने लिखा है कि 1883 के अंदर टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक साइंटिस्ट था जिसने स्पाइरोजाइरा के अंदर फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया। स्पाइरोजाइरा एक एलजी है जिसके अंदर उसने फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया। फर्स्ट वन वाज प्लेट, प्लेट ने तो राइबोसोम डिस्कस किए एंड द सेकंड वन वाज ल्यूवेनहोइक, ल्यूवेनहोइक का तो सेल के अंदर काम है। Charlie option was T.W. Engelmann. That's the correct option. But we have to wait. We have to see the other options also. The data was Neil. Neil जो है वो तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर जब उसने ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 आइसोटोप्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था 1930s के अंदर, अर्ली 1930s के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, नंबर 2 का। नंबर 3 इंक्रीज इन NADH इनहिबिट्स। बच्चों जब NADH की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा हो जाए ना तो जो लिंक रिएक्शन होते हैं या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। क्योंकि NADH जो होता है वो उस रिएक्शन में बन रहा होता है, उस रिएक्शन में NAD रिड्यूस होकर NADH बन जाता है। ठीक हो गया? एक दो बार आपको इधर बताया था मैं। जब आप वो वाला रिएक्शन देखें उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास पायरुवेट आता है, पायरुवेट एक आया और ऐसे करके हमारे पास एक NADH बन गया, किससे? NAD से। और इसी तरह हमारे पास इधर क्या होती है? डिकार्बोक्सिलेशन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या होता है इसके बाद कोएंजाइम ए ऐड होगा और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। इस रिएक्शन में आप देखिए तो जो एंजाइम यूज होता है वो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज यूज होता है। तो बच्चों अगर तो NADH की अमाउंट ज्यादा होगी ना तो यानी कि NADH फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन के जरिए क्या करेगा? इस रिएक्शन को स्टॉप करवा देगा ताकि ज्यादा NADH ना बने। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का प्रोडक्ट वो ही स्टॉप करवा देता है रिएक्शन को। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। NADH इनहिबिट कर देगा किसको? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज को, कि आप ज्यादा NADH ना बने, आगे बहुत ज्यादा NADH बढ़े। तो इसमें पहला ऑप्शन था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होता है। नंबर 2 पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, दैट इज द आंसर, बट वी हैव टू सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। चार्ली वाज हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होता है और आइसोमेरेज ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होता है। नंबर 3 था फोर्थ, सॉरी हमारे पास था नंबर 4। नंबर 4 कैरोटीन्स आर। कैरोटीन्स का कलर क्या होता है? कैरोटीन्स आर 1 येलो ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज इसका तो नहीं होगा, अलबत्ता ये ज़ैंथोफिल्स का हो सकता है येलो ऑरेंज। नंबर 2 ऑरेंज रेड, ये कलर होता है कैरोटीन्स का। चार्ली ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन जो है क्लोरोफिल ए का होता है और डेल्टा येलो ग्रीन ये क्लोरोफिल बी का होता है। अच्छा बच्चों तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर था वो था ऑरेंज रेड, कैरोटीन्स आर ऑरेंज रेड। अगला जो हमारे पास है वो है टोटल अमाउंट ऑफ ATP ऑब्टेन्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। अब स्टेटमेंट को बहुत सारे बच्चों ने ये मिसरीड कर दिया कि उसने पूछा क्या? उसने पूछा टोटल अमाउंट ऑफ ATP ऑब्टेन्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ये नम्स 2022 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ATP की टोटल अमाउंट बतानी है, नेट अमाउंट नहीं बतानी, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो 38
एटीपीज है ना, वो तो हमारे पास टोटल है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी हमारे पास 2 एटीपी बचते हैं, उधर से भी हमारे पास 2 एटीपी आते हैं। या अगर आप एनएरोबिक को छोड़ दें, सिर्फ एरोबिक की बात करें, वहां भी हमारे पास 40 होते हैं। कैसे? टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम कितने हुए? 2 हुए ना। अगर आप कंज्यूम वाले को छोड़ दें, जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटरी फेज में बने, उनको आप छोड़ दें, बाकी आप लेके चलें टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी कितने बने, तो हमारे पास 40 आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन में भी देखते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस के 2 एटीपी निकाल के फिर भी हमारे पास 40 ही बनेंगे, टोटल एटीपी की बात कर रहे हैं। इधर ही वो नेट की बात करता तो फिर ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर तो 38 होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 36। तो बच्चों इसका जो आंसर था वो था बीटा 40। अगले आंसर कुछ देखें, फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल रन्स। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल कितनी दफा रन करता है? तो बच्चों केल्विन साइकिल जब एक दफा रन करता है तो हमारे पास CH2O बनता है, यानी कि बुक के ऊपर केल्विन साइकिल उसने 3 दफा चलाया है, तो अगर एक दफा चलेगा तो हमारे पास CH2O बनेगा, ये बनेगा हमारे पास। और जब 3 दफा चलेगा तो हमारे पास एक ट्राइओज बनेगा। इसी तरह ही ग्लूकोज एक क्या है? हेक्सोज है। हेक्सोज के लिए केल्विन साइकिल को 6 दफा चलना पड़ेगा। हेक्सोज के लिए केल्विन साइकिल को 6 दफा चलना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, 6 टाइम्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यू वो है लिंक रिएक्शन अकर्स इन। लिंक रिएक्शन को पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, और लिंक रिएक्शन जो है जो साइटोप्लाज्म की रिएक्शन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले रिएक्शन के साथ लिंक करता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा बच्चों, लिंक रिएक्शन जो होते हैं वो ना तो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, ना तो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, ना ही ये स्ट्रोमा के अंदर होंगे। लिंक रिएक्शन होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाएंगे उसी वक्त ही हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। नेक्स्ट, इट इज अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत है तो आप अपनी प्रिपरेशन देखें, आपकी प्रिपरेशन पे सही नहीं जा रही। तो इसमें ये बुक की लाइन है हमारी पीटीपी की कि केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो ये एटीपी है, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर्स को तोड़ा जाता है। तो फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाए। सेकंड वन इज कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक भी एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ा जाए, यानी कि रेस्पिरेशन क्या होगी? कैटाबॉलिक प्रोसेस। चार्ली, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके ऑप्शन बीटा और चार्ली दोनों हो सकते हैं, मगर अगर आप बुक को देखें तो उसके नजदीक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा वो कैटाबॉलिक रिएक्शन ही होगा, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स फॉर ग्लूकोज। क्रेब्स साइकिल के दौरान ग्लूकोज के लिए डिकार्बोक्सिलेशन कितने ही दफा होती है? अगर आप एक पायरुवेट को लें तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एक पायरुवेट के लिए 2 दफा ये डिकार्बोक्सिलेशन होती है। एक जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बने, सेकंड टाइम व्हेन सक्सिनेट इज फॉर्म या सक्सिनिक एसिड इज फॉर्म। सो एक पायरुवेट के लिए 2 दफा हो रही है, तो एक ग्लूकोज के लिए या 2 पायरुवेट के लिए 4 दफा होगी, 4 टाइम्स। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये थे हमारे बायोएनर्जेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।